हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल आप लोगों का एक बार और मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि संविधान से रिलेटेड है। और आज हम जानेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना था। देखिए, आप लोगों के पास ये तो पता ही होगा कि संविधान कैसे बना है, इसकी प्रक्रिया क्या रही है। आज मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम जानेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना है, कितने देशों से हमने संविधान से जो प्रमुख चीज़ें ली हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारा संविधान एक विस्तृत संविधान है और इस संविधान की प्रमुख विशेषता ये है कि हमारे संविधान में हमने बहुत सारे देशों से चीज़ें ली हुई हैं जो कि पहले से ही और सारे देशों के पास थी। तो हम लोगों ने अन्य देशों से वही चीज़ें ली हैं जो कि महत्वपूर्ण थी और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी। हम लोगों ने वही चीज़ें हमारे संविधान में इंक्लूड की हैं जो बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। तो हमारा संविधान ऐसे ही नहीं बहुत महान संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, क्योंकि हमने 60 प्लस देशों से चीज़ें ली हुई हैं। तो हम डिस्कस करते हैं क्या वो चीज़ें हैं जो हमने अन्य देशों के संविधान से ली हुई हैं। देखिए, हमारे संविधान को बनाने में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा योगदान जो लिया है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या था कि जैसे अंग्रेजों ने पहले से ही हमारे ऊपर शासन किया हुआ था, तो उन लोगों ने जो हमारे ऊपर जो अधिनियम हमारे लिए जारी किया था 1935 में, उस अधिनियम से ज़्यादातर चीज़ें हमने ली हुई हैं। उनमें से ये चीज़ें लेने का हमारा जो उद्देश्य था उसमें यही बात थी कि अंग्रेज हमारे ऊपर 200 साल प्लस से राज कर रहे थे और उन लोगों ने जो संविधान हमारे लिए बना के दिया था, जो उन्होंने अधिनियम पारित करके रखे हुए थे, उनमें से सारी चीज़ों को एकाएक से हटाना इतना मुश्किल था। इस वजह से भी हमने कुछ चीज़ें भारत शासन अधिनियम से ली हुई थी। तो अब हम बात करते हैं और अन्य देशों से क्या क्या चीज़ें ली हुई। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं और किसी भी एग्जाम्स में 1-2 नंबर का पूछ लेते हैं। अगर आप बात करें यूपी पुलिस की, तो अगर एक क्वेश्चन भी इसमें से आ गया तो आप 2 अंक प्राप्त कर लेंगे इसी क्लास से। और अगर दो क्वेश्चन आ गए तो आप समझ लीजिए कि आपके 4 अंक पक्के हैं इसी क्लास से। और मैं बात करूं आपको कि इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो लेक्चर आपको अपलोड किए हैं उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, बहुत ही शानदार तरीके से और एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ कि इसमें हमें नंबर बिल्कुल मिलने वाले हैं और इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा भी कि चीजें होती क्या हैं। तो हमारे संविधान में हमने 60 प्लस देशों से चीजें ली हुई हैं। 60 प्लस देशों से सोचिए, आप सोचिए कि 60 प्लस देशों से चीजें ली हैं तो संविधान कैसा बना होगा। अच्छा, संविधान के स्रोत पढ़ रहे हैं हम। संविधान के स्रोत तो भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत शासन 1935। इसके पहले बहुत सारी चीजें आई हुई हैं। संवैधानिक विकास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब हिस्ट्री में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में आऊंगा तो संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ाऊंगा। उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आपकी सारी की सारी चीजें आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो उसके पहले आप लोग इसी को पढ़िए कि सबसे पहले हमने भारत शासन अधिनियम से क्या लिया हुआ है, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था क्या होती है, जिसमें एक केंद्र हो और राज्य हो। तो केंद्र हो और राज्य में डिवाइड हो जो व्यवस्था, उसको संघीय व्यवस्था कहते हैं। केंद्र और राज्य में डिवाइड हो उस व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो संघीय व्यवस्था हमने कहां से ली है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और न्यायपालिका का ढांचा हमने कहां से लिया हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। देखिए, आप लोगों ने कोर्ट के बारे में सुना होगा। तो जैसे आपका कोई सिविल केस है, जैसे आपका कोई रेप का केस है या फिर आपका कोई मर्डर का केस है या फिर आपका कोई भी आपका जैसे आपका तलाक से रिलेटेड केस है, शादी से रिलेटेड कोई केस है, तो आप कहां जाएंगे। आप देखिए, भारत के अगर आपको न्याय व्यवस्था के बारे में पता नहीं है तो आप बिल्कुल अल्पज्ञ हैं। आपको इसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों के लिए नहीं जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विशेष मामलों के लिए जाया जाता है। और उसके अलावा हम आपको बात करें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे न्यायालय हैं, अपीलीय न्यायालय हैं। सबसे पहले आप इन केस का जो केस दायर करते हैं उनकी सुनवाई होती है आपकी जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में, जिसमें एक होता है जिला न्यायालय और उसी में एक होता है सत्र न्यायालय।
तो जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय में आपकी जो सुनवाई होती है वो होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सत्र न्यायालय में मजिस्ट्रेट होता है और जिला न्यायालय में जज होता है। तो जज के सामने आपको पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर। जैसे आप पे कोई केस है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको डिटेल में जब एग्जाम्स हो जाएंगे तो उसके बाद डिटेल में स्टार्ट करने वाला हूं, यूपीपीसीएस लेवल की आपको नॉलेज देने वाला हूं इसके लिए। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक होते हैं अपीलीय न्यायालय और दूसरे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जहां पे हम सुनवाई करते हैं। तो हम जिला न्यायालय में अपना केस दायर करेंगे। अब यहां से यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तब हम करेंगे अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे न्यायालय हैं? अपीलीय न्यायालय हैं। चलिए बिल्कुल आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चलना है। हम आपको बिल्कुल देखिए कॉन्सेप्ट देकर चल रहे हैं, ना केवल आपको स्रोत समझा रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि ये चीजें होती क्या है। अब देखिए यूएसए में कैसी है? दोहरी न्यायपालिका है। यूएसए में कैसी न्यायपालिका है? दोहरी। वहां पर केंद्र का अलग कानून होता है और राज्य का अलग कानून होता है। ऐसा भारत में क्यों नहीं है? अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो वो भी देखिए डिटेल वाली बात हो जाएगी। यूएसए में ऐसा क्यों है और इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। और क्या चीजें ली हुई हैं? आपातकाल उपबंध लिए हुए हैं। जो भी आपातकाल के उपबंध हैं वो कहां से लिए हुए हैं? हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हुए। राज्यपाल की कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कहां से लिया हुआ है? हमने ये लिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935 से। और अब सोवियत संघ से बात करें तो सोवियत संघ से क्या क्या लिया हुआ है? सोवियत संघ, तो सोवियत संघ से हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात हमने अपनी प्रस्तावना में जोड़ी है। आप लोगों ने प्रस्तावना तो पढ़ी ही होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी क्लास में होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक और बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी थोड़ा सा इसमें भूल रहा हूं, हिचक रहा हूं। तो जो प्रस्तावना में चीजें होती हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन चीजों को कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक चीजें हैं ये कहां से ली गई हैं हमारी प्रस्तावना में, और वो ली गई है हमने सोवियत संघ से। और एक मुख्य चीज मौलिक अधिकार, जो कि 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह की समिति पर ली गई थी। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1900 जो आपका 76 के लगभग हुआ था तो उसमें लिए गए थे। तो आपका मौलिक कर्तव्य कब लिया गया था? 42वें संविधान संशोधन में, और स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे। ये हजारों बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? आपका न्यायपालिका का ढांचा हो गया, आपके जो आपका संघीय व्यवस्था है, और आपका जो आपातकाल है, राज्यपाल का कार्यकाल है, और इतनी सारी चीजें हमने ली हैं भारत शासन अधिनियम से, और सोवियत संघ से ये चीजें ली गई हैं। तो आप लोगों को इतनी सारी चीजें हमने अभी बताई इसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं विड्रेन से क्या लिया हुआ है। विड्रेन से क्या लिया हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने संसदीय व्यवस्था के बारे में तो सुना होगा। हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था, जो कि हमने विड्रेन से ली हुई है। देखिए यहां से क्या क्या लिया हुआ है? संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था क्या होती है? जिसमें लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। निचला और उच्च सदन हुआ करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह हमारे राज्यों में क्या होती है? विधानसभा और विधान परिषद। तो हम बताएंगे अभी कि कितने राज्यों में विधान परिषद है या नहीं है, या विधानसभा तो होती ही है। अब देखिए जो लोकसभा होती है या राज्यसभा, तो उसके जो 15% होते हैं, जितने आपके मतलब सांसद चुने गए हैं, उनका 15% क्या बनते हैं? मंत्री बनते हैं। तो जितने भी सांसद चुने गए हैं उसका 15% ही क्या बनेंगे? मंत्री। और फिर इन मंत्रियों में से क्या बनते हैं? कैबिनेट मंत्री, और उनसे किचन कैबिनेट बनती है, उप मंत्री बनते हैं। तो इसी में से हमारी जो विधायिका है उसी में से क्या बनती है? कार्यपालिका। तो देखिए संसदीय व्यवस्था क्या है? जिसमें लोकसभा और राज्यसभा हो, या फिर आपकी विधानसभा या विधान परिषद हो। ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरी चीज है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल प्रणाली की बात करें तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ी गई थी। तो मंत्रिमंडल कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अच्छा, मंत्रिमंडल कैसा होता है? जैसे कि जो आपने क्या किया, 15% आपके मंत्री बन गए, इनमें से क्या बनेंगे? उपमंत्री बनेंगे। इनमें से उपमंत्री बनेंगे, फिर क्या बनेंगे? राज्य मंत्री बनेंगे, और राज्य मंत्री बनेंगे, और फिर लास्ट में क्या बनेगी? कैबिनेट बनेगी।
और कैबिनेट में से ही क्या बनती है, किचन कैबिनेट। इनमें से एक छोटी, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो, जैसे आपके अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, तो इन 4 5 6 7 लोगों का जो गुट होता है उसको किचन कैबिनेट होते हैं। जैसे आपको कोई इंस्टेंट फैसला लेना है, देश की कोई मतलब आपत्ति काल है या फिर कोई तुरंत का निर्णय लेना है, तो उसमें कैबिनेट ही, आप लोगों ने सुना होता सत्र के दौरान कि कभी कभी कहते हैं कि कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। उस समय पे ना तो मंत्री होते हैं और ना ही अन्य गण होते हैं, तो उस समय केवल कैबिनेट ये फैसला लेती है, फिर उनका रिव्यू होता है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें व्यवस्थाएं हैं। तीसरी चीज है, हमने इंग्लैंड से ली हुई है संसदीय विशेष अधिकार। संसदीय विशेष अधिकार क्या है, तो सांसदों को बहुत सारे विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जिनके बारे में डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपको बाद में इसको पढ़ना होगा। तो संसदीय विशेष अधिकार, जिसमें एक अधिकार इनको होता है कि किसी भी सांसद पे किसी भी सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई भी सिविल कोर्ट का कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, ये होते हैं इनके संसदीय विशेष अधिकार। और सारे विशेष अधिकार इनको प्राप्त हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए एक और चीज क्या है, परमाधिकार रिटें। ये रिटें क्या होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आपको जब आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझाने वाले हैं रिटों के बारे में। जब इनको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आर्टिकल 32 के लगभग, तो आपको वहां पे पढ़ाने वाले हैं। तो अभी इतना करिए। परमाधिकार रिटें जो ली गई हैं वो हमने ब्रिटेन से ली है, इंग्लैंड से ली है। एकल नागरिकता हमने कहां से ली है, वो भी इंग्लैंड से ली है। और यूएसए में दोहरी नागरिकता है, सेंट्रल की अलग है और स्टेट की अलग है। उसके बाद द्विसदनवाद, ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने लिया हुआ है इंग्लैंड से। अब देखिए द्विसदन राज्यों में कितने राज्यों में, ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जान लीजिए यूपी, बिहार और आपका हो गया मध्य प्रदेश, या फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये आपके 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में क्या है, दोनों सदन है, यानी कि विधानसभा है और विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद है, तो ये भी आप क्लियर कर लीजिए। सभी राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा नहीं है, केवल 6 राज्यों में दोनों सदन है। और ये द्विसदनवाद हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया हुआ है। तो ये भी आपका क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों को कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमने आपको यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, थोड़ा सा उनको विस्तार से बताकर। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है। इसके बारे में भी अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ। अब इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। तो अमेरिका के संविधान से हमने मेन चीज ली है मूल अधिकार। मूल अधिकार, आप लोगों को मूल अधिकार हम पढ़ाने वाले हैं स्टार्टिंग से। इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर होने वाला है, इसमें हम राज्य पुनर्गठन आयोग को पढ़ने वाले हैं, सारे राज्यों का जो गठन हुआ था उसके बारे में। और उसके बाद आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल आपको 395 तक जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में 2-3 वीडियो लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। ठीक है ना। तो मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, अमेरिका से। अब देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है। देखिए हमने देखा कि हमारे जो सांसद चुने जाते हैं उनको कहते हैं विधायिका के सदस्य। सारे सांसद क्या है, विधायिका के सदस्य हैं। और इसी में से क्या बनती है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में क्या बनते हैं, मंत्री, कैबिनेट बनती है, राज्य मंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, बहुत सारे मंत्री बनते हैं। तो ये क्या है, कार्यपालिका, और ये होती है विधायिका। और हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या है, इनसे स्वतंत्र है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। न्यायपालिका का काम अपना है और विधायिका और कार्यपालिका का काम अपना है। तो ये भी हमने कहां से लिया हुआ है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी हमने क्या से लिया हुआ है, अमेरिका से। न्याय पुनर्विलोकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे संविधान का। इसका ये तात्पर्य है कि जैसे मोदी जी ने क्या किया था, हमारे ऊपर क्या थोप दिया था, हमारे ऊपर किसान जो बिल था, किसान कानून दे दिया था। तो इसका क्या हुआ, फिर रिव्यू हुआ। जैसे आधार कानून बना था इससे पहले, आधार कानून, तो उसको जनता को ये पसंद नहीं आया, तो इसका न्यायिक पुनर्विलोकन हुआ। अगर ये ना होता तो कौन देखता इसको। तो इससे पहले भी कई मामले हुए, आधार का जो कानून आया था इसमें आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा था, तो इसलिए उसको रिजेक्ट किया गया था। कैसे रिजेक्ट हुआ, ये आपके न्यायिक पुनर्विलोकन की देन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये संविधान का एक अभिन्न अंग है।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका से ली हुई है। और हम कैसे हटाते हैं, महाभियोग लगाकर हटाते हैं, और महाभियोग को हम डिटेल में आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो आपको ये जान लेना है कि महाभियोग लगा के हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं। चलिए, प्रस्तावना भी हमने कहां से ली है, अमेरिका से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। प्रस्तावना कहां से ली गई है, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्वलोकन और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन थे। उसके बाद हम बात करते हैं आयरलैंड के कानून। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां से ली गई है आयरलैंड के संविधान से। जैसे कि डीपीएसपी को हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो डीपीएसपी भी एग्जाम्स में लिखा आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिख करके आता है। तो डीपीएसपी लिया गया। और प्रेसिडेंट के निर्वाचन की जो पद्धति है, जो राष्ट्रपति का हमारे यहाँ चुनाव होता है, वो पद्धति भी हमने कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होता है, वो भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके जो पेपर है उसको फोड़ने वाली चीजें हैं, हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। एवरी एग्जाम आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, सो प्लीज लाइक इट, और वीडियो को प्लीज लाइक करते रहिएगा। आप लोगों से हम इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि आप लोग अभी स्टार्टिंग में हमारे लिए नए हैं, तो आप लोगों को बताना हमारा फर्ज है। तो आप लोग क्या कीजिए कि केवल और केवल लाइक कीजिए, और शानदार से आप कमेंट में ये भी बताइए कि किस तरह से आपको ये क्लास लग रही है। देखिए जैसे जैसे मैं पुराना होता जाऊंगा आप लोगों को और भी इंजॉय कराने वाला हूं। अभी मुझे लगता है कि मैं किस तरह से अपने आप को मेंटेन करूं। मैं आपके लिए स्टार्टिंग हूं, आपका एक सहपाठी हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि आपके सहपाठी को आप सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। आपको पता है कि हमारे यहाँ कितनी सूचियां हैं, 3 सूची हैं, जिनको हमने काय में पढ़ा था, आपकी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अनुसूचियों में पढ़ा था। तो आपको बताना है अभी कमेंट में लिख करके कि अनुसूची, ये तीनों सूचियां कौन सी अनुसूची में है, ये आप बताइएगा अपने कमेंट में लिख करके। जिसमें से हमने समवर्ती सूची कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, ये भी हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सुन लीजिएगा जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, संविधान तथा धन विधेयक, यानी संविधान बिल और धन का जो बिल होगा उस पर क्या नहीं होगा, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठी जाएगी। यदि संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई बिल है या फिर आपका मनी बिल है तो उस पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। प्रेसिडेंट उसके लिए संविधान वो क्या कहते हैं, संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। इसके बारे में भी हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। अभी आप लोगों को जितना वनडे एग्जाम्स में आता है उतना आप पढ़िए। अगर आप संविधान को बेहतर नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कुछ समय के बाद आपको ये भी पढ़ाने वाले हैं। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। तो आप लोग बिल्कुल लिख लीजिएगा इसको, ये चीजें आती हैं एग्जाम्स में। उसके बाद कनाडा का संविधान हम आपको बताएं। कनाडा के संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था ली हुई है। देखिए अगर आपके एग्जाम्स में आ गया कि भारत में कैसी व्यवस्था है, केंद्रीय व्यवस्था या फिर वो संघीय व्यवस्था या फिर कोई एकात्मक व्यवस्था है या फिर कोई और सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है या फिर एकात्मक व्यवस्था है, तो आप कहेंगे कि ना तो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है और ना ही एकात्मक व्यवस्था है। हमारे यहाँ क्या है, सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था। केंद्रीय व्यवस्था का मतलब उसमें क्या होते हैं, केंद्र और राज्य। इसमें हमारे केंद्र को सशक्त बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, डायवर्सिटीज हैं, तो यहाँ पर केंद्र को सक्षम बनाया गया है। तो हमारे यहाँ क्या है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। ये क्वेश्चन हजारों एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, अर्ध संघात्मक। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये जो क्वेश्चन है ये हमें एकात्मक की ओर झुकाता है। क्यों झुकाता है, देखिए राज्य में राज्य को सर्वोपरि होना चाहिए, केंद्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसकी नियुक्ति केंद्र करवाता है। जब केंद्र इसकी नियुक्ति कराएगा तो ये तो भैया केंद्र का ही सर्वे सर्वा होगा, और जब ये केंद्र की बात मानेगा तो यहाँ पर कैसे हुई संघीय व्यवस्था, ये तो एकात्मक की ओर झुकाव है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में
क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक की ओर झुकाव है। क्योंकि हमारे पास देखिए कितने प्रूफ मिले हुए हैं, राज्यपाल की नियुक्ति का होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, और जो कानून बनाते हैं, आप पढ़ेंगे आगे चल के, जो कानून बनाते हैं उनमें जो केंद्र कानून बनाएगा उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा बल्कि उसे मनवाएगा, और जो राज्य कानून बनाएगा उसको खारिज कर सकता है केंद्र। तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ाएंगे कि कैसे हमारा जो संघ है वो कैसे एकात्मक की ओर झुका हुआ है। तो आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी कहां से लिया गया है, कनाडा से। फ्रांस के संविधान से क्या लिया हुआ है, गणतंत्रात्मक ढांचा, जो गणतंत्र है हमारा रिपब्लिक, वो ढांचा कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, फ्रांस से क्या लिया है, गणतंत्रात्मक ढांचा। देखिए कुछ दिनों में हम आप लोगों को इस बोर्ड की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लगाने वाले हैं, तो डोंट वरी। अगर आप इसको नोट नहीं करते हैं तो डोंट वरी, आई विल एडेड द पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन, सो डोंट वरी अबाउट इट, हम आपको लगा देगा। इसके बाद स्वतंत्रता, समता और बंधुता की जो बात है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की जो बात है वो कहां से ली गई है, कनाडा, फ्रांस के संविधान से। और ये कहां ऐड की गई है, हमारे प्रस्तावना में, ये हमारे प्रस्तावना का अंग है। तो देखिए स्वतंत्रता, समता और बंधुता। उसके बाद आप बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमने कहां से ली है, सोवियत संघ से। तो ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके बारे में देखिए डिटेल में आपको वनडे एग्जाम्स में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। दक्षिण अफ्रीका से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ली गई है जो कि है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो होता है वो कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो भी कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन, ये दो चीजें ली गई हैं दक्षिण अफ्रीका से। और जापान के संविधान से क्या लिया गया है, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित अभिक्रिया, वो क्या कहते हैं, प्रक्रिया। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। अब ये मत कहिएगा कि आपातकाल लगा हुआ है भारत में और हमारे मूल अधिकार कहाँ हैं। यदि आपातकाल लगा हुआ है तो हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि आपके पास कोई भी मूल अधिकार नहीं होगा। अब ये मूल अधिकार क्या होते हैं हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और इसी तरह मस्ती के साथ बहुत ही चुटकियों में आपको संविधान का नॉलेज मिलने वाला है। देखिए अगर आप डिजिटल बोर्ड पे एंजॉय कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए ये सब बातें। डिजिटल बोर्ड पे मैं भी कभी आऊंगा, मैंने भी इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। बट देखिए अभी मैं ये समझता हूं कि आप बिगिनर्स हैं तो आपको व्हाइट बोर्ड यानी कि आप जो मार्कर बोर्ड होता है उसी को प्रेफर कीजिए, उससे क्या होता है चीजें समझ में आती हैं। अभी तो ये है कि कंटेंट मैंने ऑलरेडी राइट कर रखे हैं क्योंकि हमें क्लासेस को बहुत जल्दी रिकॉर्ड करना है। अगर यही बात कहें हम ये लिखकर पढ़ाएं या फिर डिजिटल बोर्ड पर भी लिखकर बताएं तो इसमें क्या होगा कि आपको कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप तुरंत देखें डिजिटल बोर्ड में एक क्वेश्चन एक स्लाइड पे होता है, उसको निकाल दिया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग सोचते हैं कि बहुत मजा आ रहा है। जिस चीज में मजा आता है उसमें भैया संघर्ष नहीं होता है। तो अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और आप लोग इस बोर्ड का एंजॉय कीजिए। बाकी सब आपके ऊपर है, आप ही सर्वे सर्वा हैं। तो इस शानदार सेशन के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं और अपनी इस क्लास को शानदार बनाने में हमने जो मेहनत की है उसको आप रिव्यू कीजिए। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग से और ज्यादा उम्मीद हमें है नहीं, बस इतना ही तो चाहते हैं कि आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि हम सारे राज्यों का निर्माण पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आपको शुरुआत करने वाले हैं आर्टिकल 1 से लेकर। हमने आर्टिकल 1 से लेकर 395 आर्टिकल तक पहले ही कंप्लीट कर दिया है अपने भागों के सहित। भाग, अनुसूची, सारी चीजें सुपड़ा साफ हो चुका है। और आपके जो संवैधानिक स्रोत हैं जो कि एग्जाम्स में इससे बाहर आता ही नहीं है, ये आपका यूपी पीसीएस के सिलेबस में से मैंने निकाल के आपको दिया हुआ है, तो इससे आगे कुछ नहीं आने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए। और अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो आपको मजा आया होगा और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।